हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। अभी तक हमने साइंस सेक्शन जो एफ डबल ए के सिलेबस में मेंशन है वहां से क्या क्या कर लिया है। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स के दो यूनिट मेंशन है। यूनिट जो वन है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। आज हमारे यूनिट टू की बारी है। और जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू वैसे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें चूज करना है करेक्ट। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट है जो चार्ज के फ्लो को कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी, ये ट्रू है। फिर कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम। कूलम करंट का नहीं, चार्ज का यूनिट होता है। ठीक। करंट का यूनिट क्या होता है? तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। आई होप ये आपको आता होगा ऑलरेडी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है और सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 करेक्ट है। ऑप्शन बी यहां से हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब देखो, अब समझने वाली बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरे ध्यान से इसको आपने सुनना है। और जिसको लगता है कि उसको आता है आप स्किप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। सबसे पहले हमें पता है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है मेटल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कौन? मैटर, हमारा कुछ भी मैटर है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से आता है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो सेम सेम चार्ज है यानी कि नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। अब इतनी सी बातें, ये सब बेसिक चीजें आपको पता थी, मुझे भी पता है कि आपको ये सब आता है। आपने जो याद रखने वाली चीज है जो आपको पेपर में पूछी जाएगी वो क्या है? वो है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज होता है और एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 कूलम और 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। इसको आप एकदम अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपने अब कुछ चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड चीज याद रखनी है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? यानी कि कितने टाइम में हमारा चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये आपने याद रखना है। यहां से अगर मैं चार्ज का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो Q इस तरफ आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये भी आपने क्या करना है? याद। ओके। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है और इसको हम एमीटर से मेजर करते हैं और इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सब चीजें आपको पता है। इसके अलावा एक चीज ये पूछी जाती है, अगर ये आपके पास एक वायर है तो इसमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी? किसकी? करंट की। करंट की क्या डायरेक्शन होगी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अब मान लो अगर इधर चार्ज जो है, चार्ज यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट आई की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी।
क्या होगी? अपोजिट, अपोजिट यहाँ पे लिख देता हूँ, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपने याद रखना है, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस वोल्टेज। वोल्टेज अब क्या है? वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो हमें बताना है कि वोल्टेज क्या है। चार स्टेटमेंट दिए, कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने अभी पढ़ा, क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ, क्या उसी को वोल्टेज बोलते हैं? क्या उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं? जी हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड, ये होता है पावर। क्या होता है? पावर होता है। अब यहां से आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है या वोल्टेज क्या होता है। तो देखो, ध्यान से देखना इसको। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है हमारे पास, ठीक? हमें यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मूव कराना है, यहां से इसको मूव कराना है और पॉइंट बी पे लेके जाना है, किसको? इस चार्ज को, ठीक है? तो जितना वर्क डन हुआ इस चार्ज को मूव कराने के लिए, कहां से? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसको ही हम क्या कह देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना हमारा वर्क डन हुआ, उसी को कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। ओके, ये आपने याद रखना है। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है? लो से हायर पोटेंशियल की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जो है इसको नोट करके रख लेना है। आगे चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है चार्ज की फ्लो को, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंडक्टर एरिया। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जहां भी टू दिख रहा है आपको, उसको इनकरेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा सी निकल आएगा। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स, ठीक है? आप देखो, अब रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ऑफर्ड, ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ, टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, देखो मान लो कि यहाँ पे कोई एक वायर है, ठीक, जिसकी लेंथ एल है और जिसका एरिया जो है, ये एरिया जो है ये क्या है? ए है, और इसमें से करंट फ्लो कर रही है आई। ओके, तो इसका हमें रेजिस्टेंस बताना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल ऑन ए, ठीक? रो एल बाई ए इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखो, आप ध्यान से देखो इसको, कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। R जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और रेजिस्टिविटी, रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, इस पे भी क्या कर रहा है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ओके, तो
ये हो गया कि किस-किस फैक्टर पे, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन-कौन से फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ पे कर रहा है, एरिया पे कर रहा है और रेजिस्टिविटी पे कर रहा है। अब आपको आ रहा होगा कि रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है? रेजिस्टिविटी है, देखो, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा, ठीक? कितना अपोज करेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ज़्यादा क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक? जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जैसे एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है? इनका रेजिस्टिविटी कम होता है, ठीक? एलॉयज़ हो गए कुछ, इनका भी रेजिस्टिविटी क्या होता है? कम होता है, ठीक? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस चीज में मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है, ठीक? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये आपने दिमाग में बिठा के रखना है। पी क्या है यहाँ पे? पी हमारी हो जाएगी पावर, ठीक? और टाइम हो जाएगा टी। ओके, इतना ही इसमें आपने याद रखना है। और एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट होगा जूल्स। जनरली जो है एनर्जी को हम किस में मेजर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में, बट ऐसे एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो आपको एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होगा? तो आपने याद रखना है ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक? ये आपने याद रखना है। हो गया इतना, आगे चलें। देखो अब आ गया डिवाइसेस से क्वेश्चन। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिवाइसेस से रिलेटेड। तो कह रहा है कि एमीटर जो है इसको हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? एमीटर को किधर कनेक्ट किया जाता है? ऑप्शन 1। फिर सेकंड कह रहा है वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? थर्ड कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ये क्या है? और करंट जो है ये क्या है? देखो, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, डी का हो जाएगा 4, डी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये ऑप्शन गया। फिर कह रहा है एमीटर जो है ये मेजर करता है करंट को, हमने पढ़ा, ये हो गया ए का 2 यहाँ है और कहाँ है? और यहाँ है, तो डी ऑप्शन गया। अब या तो सी होगा या तो ए होगा। फिर कह रहा है रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द करंट, तो सी का 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर निकल जाएगा। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं क्वेश्चन में। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय P इज इक्वल टू VI। कौन सी क्वांटिटी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है? P इज इक्वल टू VI इसका फॉर्मूला है, ठीक? ये हमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इज एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर या पोटेंशियल डिफरेंस। सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर। यार डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, सीधे सीधे पावर का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि अ बल्ब ग्लोज डिम व्हेन रेजिस्टेंस इन द सर्किट इंक्रीजेस। जैसे ही सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो करना कम कर जाएगा। रीजन बता रहा है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। रीजन तो करेक्ट है और स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बोथ assertion and reason are true, reason is correct explanation of assertion। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो, रेजिस्टर जो होते हैं हमारे, इनके दो तरह की कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? देखो, इसको रेजिस्टेंस को ऐसे हम डिनोट करते थे, तो अगर सीरीज में जोड़े हैं तो
ऐसे जोड़ दिए होंगे, यानी कि एक सीधे लाइन में। ये आ गया हमारा R1, ये आ गया R2, ये आ गया R3। अगर मैं नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा R रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होगा, 2 पॉइंट के बीच में मान लो जैसे ये R1 हो गया हमारा, फिर यहाँ पे R2 मान लो इसको, ठीक, और एक कोई मैं रेजिस्टेंस इसके बीच में लगा देता हूँ। ये आ गया R1, R2 और R3। अगर यहाँ से मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा तो वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये पॉसिबल क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस होते हैं। और पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें करेक्ट चूज करना है। तो पहला कह रहा है सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। ये बात करेक्ट है। ये बात करेक्ट क्यों है? देखो, मान लो कि यहाँ पे अगर हमारे 3 एम्पियर का करंट जा रहा था इससे, तो इसमें भी 3 एम्पियर होगा, इसमें भी 3 एम्पियर होगा, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में मान लो कि यहाँ पे 3 एम्पियर था, हो सकता है 2 एम्पियर इसमें से चले जाए, ठीक है, हाफ इसमें से हाफ इसमें से, ऐसा हो सकता है। या 4 एम्पियर का करंट था तो 1 इधर से गया, 2 इधर से गया, 1 यहाँ से चले गया, तो ऐसे होता है पैरेलल में। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 1 जहां-जहां है वो होंगे, बाकी हटा दो। फिर कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ऐसा नहीं होता है सीरीज में, ठीक, पैरेलल में होता है ऐसा। तो सेकंड जो है वो हो जाएगा हमारा नहीं, ये ठीक, ये जो है ये ठीक कह रहा है, सॉरी, ये सेकंड जो है ये ठीक कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है इसमें। फिर थर्ड कह रहा है कि वोल्टेज वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। ये पहला ही हमारा क्या हो गया? गलत, क्योंकि सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा था हर रेजिस्टर से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स ग्रेटर, नहीं। फिर कह रहा है कि सेम वोल्टेज एक्ट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा करेक्ट। टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, नहीं। हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, ये कौन सा लॉ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? फैराडेज लॉ कर रहा है, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम्स लॉ। या रेजिस्टेंस को वोल्टेज से रिलेट कौन करता है? ओम्स लॉ। देखो एक बार, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a metallic conductor is directly proportional to current flowing through it। यानी कि कहता है V is equal to I। अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो आएगा V is equal to I into R। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, करंट आई है, और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम्स। घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? तो सीधा सीधा एनर्जी यहाँ दिख रहा है, एनर्जी मीटर का ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है which among the following statements regarding resistivity is correct? Resistivity depends upon the dimensions of the conductor। Resistivity is same for all materials। सेम थोड़ी होगी, अलग अलग होगी, ये तो गलत। ऐसा हमने कुछ पढ़ा रेजिस्टिविटी में कि डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये पढ़ा था। फिर कह रहा है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ ओनली, नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब 13 क्वेश्चन कह रहा है वोल्टेज इंक्रीजेस। अगर वोल्टेज V हमारा इंक्रीज कर रहा है व्हाइल रेजिस्टेंस रिमेन्स
कांस्टेंट, देन करंट पे क्या इफेक्ट होगा हमारा, बताओ। करंट भी हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना I के, तो I भी इंक्रीज करेगा। अब R कर रहा है इंक्रीज या नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। फिर कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, याद रखना है, सीधा सीधा इजी सी बात है ये। फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, जी बिल्कुल ट्रू है, तो ये चला जाएगा क्योंकि इसमें वन नहीं है। फिर कह रहा है कन्वेंशनल, यार सीधा आंसर ही दिख गया आप, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये भी करेक्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो देखो, ये अगर हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल था, ऐसे बना था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ओके। कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो करंट ऑब्वियसली कहां से जाएगी, पॉजिटिव से आई इस तरफ फ्लो करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर कह रहा है एसी करंट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, हाँ वो ऐसे फ्लो करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो ये भी करेक्ट है यार, एक मैंने हटाया नहीं, ठीक। चलो अब दिख गया, हो गया। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अब जो है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके अलावा इस यूनिट में आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि करंट क्या होता है, फिर मैंने चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया आपको, उसके बाद मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया आपको, ठीक है। फिर पावर की हमने थोड़ी-थोड़ी बात करी, पावर के बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पढ़ा हमने। मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ पर एडजस्ट कर लेना। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब एक कंडक्टर में से हमारी क्या इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, तो वो हीट हो रहा है, ठीक है? इसी को बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका आपने ये चीज़ जो इसकी ना एग्जांपल्स याद रखने वाली है कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है हीटिंग इफेक्ट। देखो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी। इसका एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है? वो ये कहता है कि हीटिंग जो है वो स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस और टाइम पे। यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है हीट किसके प्रोपोर्शनल है, आई के स्क्वायर के। फिर हीट डिपेंड कर रही है हमारी रेजिस्टेंस पे और किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा हीट करेगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट करेगा और जितनी देर तक करोगे उतना ज़्यादा हीट करेगा। अब इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, टंगस्टन वाले जो बल्ब आते थे, ठीक है? उनमें क्या है, उनमें हीट की वजह से ही वो ग्लो कर रहे हैं, कुछ गैसेस भरी होती है उसमें। बताओ इसी बात पे बल्ब में कौन-सी गैस होती है? बताना ही पड़ेगा आपको, कमेंट में लिखोगे आप बल्ब में कौन-सी गैस होती है। ठीक, फैन वगैरह में भी इस चीज़ का यूज़ होता है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जूल्स लॉ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी जो हीट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये जो है आपने याद रखना है, ओके, ठीक। उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ का काम होता है, इधर लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ का काम होता है कि फ्यूज़ हो जाना, यानी कि या तो वो खुद उड़ जाएगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फ्यूज़, या तो वो खुद उड़ जाएगा या आपके अप्लायंसेस को उड़ा देगा। मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, करंट आ रहा है और आपका अप्लायंसेस उसको झेल नहीं सकता है,
तो क्या होगा, ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। अगर ये फ्यूज़ नहीं उड़ता है तो अप्लायंसेस क्या होंगे, जल जाएँगे। हम अपने घरों में ये सब चीज़ें ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक? आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर गंदी लगी है तो इसको डिसलाइक करो। और ये रही आपकी, एज़ यूजुअल मैं रिवीज़न शीट लाता हूँ, तो ये रही आपकी आज की रिवीज़न शीट। आप इस शीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ से मैंने जो-जो आपको आज पढ़ाया, वो आप रिवाइज़ कर सकते हो अच्छे से। तो तब तक के लिए बाय-बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर दो यार, दबा दो वो लाल वाला बटन।